मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री और हम लोग सारा काम करेंगे केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले अगर हम देखना चाहें आइडियली तो एक चीज अपने दिमाग में लाते हैं, जब हम बात करते हैं केमिस्ट्री की तो एक लाइन में हम ये समझे कि केमिस्ट्री आखिर होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यूं समझिए कि सिर्फ मैटर की स्टडी जो हम लोग करते हैं, मैटर की स्टडी को हम लोग केमिस्ट्री बोल सकते हैं। तो एक लाइन में हम बोलना चाहे तो बोल सकते हैं इट इज ब्रांच ऑफ साइंस in which we study about matter, in which we study about matter। मीन्स ये क्या है भाई? तो ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? मैटर के बारे में पढ़ते हैं। सीधी सी बात है, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, इसी को हम लोग बोलते हैं केमिस्ट्री। अगर हम बात करें ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री की, जब हम बात करते हैं ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री की, तो बेसिकली हम तीन टाइप के केमिस्ट्री के ब्रांच के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे तो बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री भी होता है, बायो केमिस्ट्री भी होता है, बट यहां पे हम लोग बेसिकली तीन केमिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, तीन ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। एक हमारा होता है फिजिकल केमिस्ट्री, दूसरा हमारा होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरा हमारा होता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बेसिकली ये तीनों केमिस्ट्री हमें पढ़ना होता है। पहली बात मैं आपका क्लियर कर दूं कि मैं यहां 11th और 12th के सिलेबस को तो कवर करूंगा ही, साथ ही साथ मैं यहां केमिस्ट्री के लिए हूं, तो आई विल टीच यू केमिस्ट्री। और यहां पे हम फोकस करेंगे सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। काफी इंपॉर्टेंट होता है, जनरली बच्चे यहां से भागते हैं। उसके पीछे रीजन ये होता है कि हम बेसिक ऑर्गेनिक को नहीं जानते और 11th 12th करते हैं। 11th के चैप्टर को 11th में पढ़ते हैं, 12th के चैप्टर को 12th में पढ़ते हैं। अब बताओ 12th में डायरेक्ट अल्कोहल ईथर से आप स्टार्ट करते हो, तो ये काफी मुश्किल होता है समझना। हम जब तक ऑर्गेनिक की बेसिक को नहीं समझेंगे, ऑर्गेनिक क्या होता है नहीं समझेंगे, तब तक चैप्टर समझना हमारे लिए टफ होगा। यहां पे हम स्टार्ट करेंगे अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थ्रू आउट पूरा पढ़ेंगे कमिंग लेक्चर में। ऐसा नहीं कि 11th का केमिस्ट्री पढ़ेंगे और 12th का पढ़ेंगे, वी विल फॉलो द सिलेबस आल्सो, बट उसके अलावे अभी हम लोग फोकस करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, क्योंकि मैं इसको फिर मिटाऊंगा। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो इसका। चलिए तो आगे चलते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अभी हमारा हेडिंग होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी हमारा हेडिंग होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज भाई, ये हमारा हेडिंग होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 12th पॉइंट ऑफ व्यू की बात करते हैं तो कम से कम 70 नंबर के थ्योरी में 28 नंबर का यहाँ क्वेश्चन यहां से आता है। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले देखो, मुझे जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि मुझे पढ़ना क्या है, तब तक बहुत मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। तो देख भाई, सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक लाइन की बात करें तो स्टडी ऑफ कार्बन। अरे इसका हिंदी भी होता है कार्बनिक रसायन। देखो हिंदी भी होता है इसका कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन भाई नाम से ही लगता है कि रसायन शास्त्र की ऐसी ब्रांचेज होगी जिसमें हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ते होंगे। सीधी सी बात है, नाम से भी क्लियर है। तो आप एक लाइन बस इसको लिख लो, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which we study about, the branch of chemistry in which we study about the structures, the structure, comma,
रिएक्शन, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन ऑफ कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, ऑफ कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड, कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड। सीधी सी बात है, क्या हो गया ये? एक ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हो गया भाई, ऐसा ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री हो गया जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, इन विच वी स्टडी अबाउट व्हाट, स्ट्रक्चर, रिएक्शन, प्रॉपर्टीज एंड कंपोजिशन। इसके बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे और कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स। तो दैट्स कॉल्ड आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीधी सी बात है, ऑर्गेनिक नाम लगता है, जैसे पार्टी, जैसे ही बोलेंगे पार्टी होने वाला है, तो भाई डिपेंड करता है किस टाइप की पार्टी है। बर्थडे पार्टी, एक माइंड इमेज बनता है, केक होगा, बैलून होगा, मतलब पार्टी होगा, बैलून फुलाएंगे, ऐसा एक इमेज बनता है। हम बात बोलते चलो किसी का श्राद्ध का भोज है, वो भी एक टाइप का पार्टी है, लेकिन थोड़ा सा सौड़ो दुख टाइप की फीलिंग आती है। हम बोले किसी की शादी है तो लगेगा बल्ले बल्ले करना है, समथिंग लाइक दिस। तो ये बात से पता चलता है, मतलब जैसे ही हम बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, समझ में आ जाना है एक सीधा सा बात, भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होगा, तो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री होगा जिसमें हम क्या किसके बारे में पढ़ेंगे, तो कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। और कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड के बारे में क्या पढ़ेंगे, तो उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स कॉल्ड आवर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सीधी सी बात है। अब जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले सोच लो, अगर हमारा भी एग्जिस्टेंस इस धरती पे हुआ है तो सबसे पहले हमारा नामकरण होता है। जन्म लेते ही पंडित जी डिसाइड करते हैं इसका नाम कैसे से रखना है, कैसे रखना है। तो सीधी सी बात है, जैसे ही हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो सबसे पहला चैप्टर आपके पास निकल के आता है नोमेनक्लेचर। सबसे पहला चैप्टर निकल करके आता है नोमेनक्लेचर। और ये नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं नोमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं। ये हमारा पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर ही हमारा नोमेनक्लेचर है। और एक और बात समझ जाओ, एक कड़ी होता है भाई स्टडी का। अगर आप नोमेनक्लेचर नहीं समझोगे फिर अगला चैप्टर नहीं समझ में आएगा, फिर अगला चैप्टर नहीं समझ में आएगा, फिर अगला चैप्टर नहीं समझ में आएगा। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट सोचते हैं 12th का कोई चैप्टर उठाओ हमको समझा दीजिए, तो ये इम्पॉसिबल है। जब तक हम बेसिक नहीं क्लियर करेंगे, इम्पॉसिबल है भाई। मैं बार बार बोल रहा हूं कि मुझे स्टार्ट यहां से करना है, नोमेनक्लेचर से स्टार्ट करना है। नोमेनक्लेचर का आज मान लो लेक्चर 1 है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी लेक्चर 1 है और नोमेनक्लेचर का भी लेक्चर 1 है। तो ये जो नोमेनक्लेचर मुझे पढ़ना है IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग मुझे किसी का नामकरण करना है। जैसे देखो, किसी बच्चे का जन्म हुआ, अब पंडित जी ने आकर के बोला इसका नाम मौ से रख दो, तो हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं मुंगेरी लाल रखे, मनोहर रखे, क्या रखे, तो हम लोग उसका नाम रखना शुरू करते हैं। तो वही यहां नोमेनक्लेचर होगा। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जो सबसे पहले दिखा तो लोगों ने उसका नोमेनक्लेचर किया, नेमिंग किया। तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग नोमेनक्लेचर किया। IUPAC क्या होता है, IUPAC सिस्टम क्या होता है और क्या इसका रूल्स होगा नाम लिखने का, इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर हम लोग फर्दर आगे चलते हैं। ठीक है, ले लो जल्दी से आप। ओके, चलो आगे चलते हैं। और अब हमारा टॉपिक होगा नोमेनक्लेचर, तो हम लोग बात करेंगे नोमेनक्लेचर की। ओके, काफी इंटरेस्टिंग है ऑर्गेनिक का ये चैप्टर, मजा आने वाला है आप लोगों को, अगर आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस रहोगे तब। नहीं तो भाई भूत ऑर्गेनिक का वो रहेगा ही। तो भूत भगाना है तो स्टार्ट करना है, नहीं भगाना है सो जाओ। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, आ जाओ, हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर को। आप टेंशन मत लो, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है आपको चैप्टर समझाना, दैट्स माय रिस्पांसिबिलिटी। सिर्फ आपको ये करना है कि जितनी बातें मैं बोल रहा हूं उतनी बातों को एडॉप्ट करना है। देखो, दो टाइप के लोग होते हैं, एक होते हैं एडॉप्ट करना, एक होता है कंट्राडिक्शन करना। हमें एडॉप्ट करना है। ओके, जितनी बातें मैं बताऊंगा वी हैव टू एडॉप्ट देम। ओके, तो चलो नोमेनक्लेचर में आते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं नोमेनक्लेचर को। तो भाई साहब, सबसे पहले अगर हम नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो IUPAC सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग नोमेनक्लेचर करते हैं, ये भी क्लियर है। सर IUPAC होता क्या है, इसकी बात पहले कर लेते हैं। देखो,
IUPAC सर ये एक कमिटी है, IUPAC एक कमिटी है। इसका अगर फुल फॉर्म की बात करें तो हम लोग लिखते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये होता है IUPAC का फुल फॉर्म। लिख देते हैं इसको, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ P for pure and applied chemistry. This is the full form of IUPAC. IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। अब अगर इसकी बात करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं, तो देखो ये जो IUPAC सिस्टम से जो किसी का नाम लिखने की जो स्टार्ट हुआ ना, वो फर्स्ट ऑफ ऑल 1892 ईस्वी में हुआ जेनेवा में। 1892 में हुआ कहां? जिनेवा में। एक मीटिंग बैठी, कुछ लोग, कुछ उस समय जो जितने भी साइंटिस्ट लोग थे, साइंटिस्ट बोलिए केमिस्ट बोलिए, केमिस्ट बोलना ज्यादा सही रहेगा क्योंकि केमिस्ट्री में जो साइंटिस्ट होते हैं उनको हम लोग केमिस्ट बोलते हैं। तो उस टाइम 1892 में जिनेवा में फर्स्ट टाइम IUPAC की एक कमिटी बैठी और जिन्होंने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को अडॉप्ट किया। उन्होंने कहा कि भाई नेमिंग लिखना होगा तो ऐसे नाम लिखेंगे, और उसी से हम लोग वहां से किसी का भी नोमेनक्लेचर करना शुरू करिए। ठीक है, तो इस बात को ऐसे समझिए, लिख सकते हैं इस चीज को, अगर लिखना हो तो लिखेंगे इन 1892। क्लियर है? कब? 1892 में। कहा भाई? तो फर्स्ट टाइम इन जेनेवा, मतलब फर्स्ट टाइम इन जेनेवा। फर्स्ट टाइम कहां भाई? जेनेवा में। जेनेवा में क्या हुआ? आपका कमिटी बैठी, द IUPAC कमिटी, द IUPAC कमिटी एडॉप्टेड, क्या किया भाई? एडॉप्ट किया, एडॉप्टेड ए साइंटिफिक मेथड, एडॉप्टेड साइंटिफिक मेथड, कुछ साइंटिफिक मेथड किस चीज का? ऑफ नोमेनक्लेचर, साइंटिफिक मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर इन जेनेवा। क्या हुआ भाई? द IUPAC कमिटी, एक कमिटी बैठी कुछ केमिस्ट की, एडॉप्ट किया ए साइंटिफिक मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर, ठीक है, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे जो उस समय वेल नोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। देखो डे 1 में हमारे पास इतना कंपाउंड नहीं आ गया था, डे 1 में कुछ ही एलिमेंट की खोज हुई थी, धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत महसूस हुआ कंपाउंड्स बढ़ता चला गया। तो एट दैट टाइम ऑर्गेनिक कंपाउंड जो थे उनके लिए नोमेनक्लेचर के लिए एक कमिटी बैठी और जिन्होंने एक साइंटिफिक मेथड एडॉप्ट किया, ठीक है, कॉल्ड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हम लोग बोलते हैं IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। क्या बोलते हैं? IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये कहा है आपका IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक और बात देखो, डे 1 में ही इतना अच्छा हम लोग रूल्स रेगुलेशन नहीं बना लिए थे, उसमें मॉडिफिकेशन धीरे धीरे जरूरी मतलब हुई। अब सपोज करो 1892 ईस्वी में जो रूल आया होगा उसमें कुछ एक्सेप्शन आया होगा, तो उस एक्सेप्शन को हम लोग दूर करते करते क्या किए, आने वाले दिनों में हम लोग और ज्यादा अच्छा रूल बना पाए। तो अभी जो लास्ट मॉडिफिकेशन हुआ है वो 1999 में हुआ था, आज से 22 साल पहले, आज से 22 साल पहले अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने लास्ट मॉडिफिकेशन किया था नोमेनक्लेचर में, और उसी रूल्स को हम लोग अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं। आई बात समझ में? उस रूल्स का जो रेगुलेशंस था, गाइडलाइन था IUPAC कमिटी का, उसको हम लोग फॉलो करते आ रहे हैं। तो एक लाइन लिख सकते हैं आप, रिसेंटली, इसमें पैराग्राफ चेंज करके लिख लेंगे हम लोग, रिसेंटली जो हमारा लास्ट मॉडिफिकेशन हुआ था, रिसेंटली मॉडिफिकेशन कब हुआ था भाई? तो रिसेंटली मॉडिफिकेशन हैज बीन मेड इन 1999 में जो मॉडिफिकेशन हुआ था उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। हम लोग फॉलो करते हैं, वी फॉलो IUPAC
सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम ऑफ nomenclature, IUPAC system of nomenclature given based on कब भाई, तो लास्ट मॉडिफिकेशन। क्लियर? लास्ट मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट टाइम कब हुआ? 1892। 1892 ईस्वी में जो रूल्स आया, टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन होता चला गया, बट रिसेंटली जो मॉडिफिकेशन हुआ वो कब हुआ है? 1999 में। और इस 1999 के मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं? हम लोग काम करते हैं, हम लोग नाम लिखते हैं, नेमिंग करते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। ये बात समझ में आई? इट मीन्स व्हाट, कि अब जो हम रूल्स एंड रेगुलेशन लिखेंगे उसकी बात हम लोग करते हैं नेमिंग के लिए। तो आइडियली एक बात समझिए भाई, हम लोग क्या करते हैं, जो IUPAC कमिटी जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिया था, जिसको मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 30 रूल्स में, 30 रूल्स में मैंने बांटा है उनको। तो मैं रूल नंबर 1, 2, 3, 4 करते करते आपको रूल नंबर 30 तक पढ़ाऊंगा। 30 रूल अगर कंप्लीट पूरा कर लेंगे तो आप सारे कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं, चाहे वो +2 लेवल का हो, चाहे वो नीट लेवल का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग लेवल का हो। ठीक है? तो कोशिश करनी है हम लोगों को रूल्स पे फोकस करने का। क्लियर है? तो रूल्स पे आते हैं हम लोग अब, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इन चीजों को आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आई होप आप लिख लेंगे। चलिए तो अब चलते हैं आगे, पे आते हैं। क्लियर है? रूल्स पे आएंगे और अप टू 30 रूल्स तक पढ़ेंगे। क्लियर? जिस समय 30 रूल आपका कंप्लीट हो जाएगा, चैप्टर हो जाएगा खत्म। तो आइडियली आज हम लोग कोशिश करते हैं इस फर्स्ट लेक्चर में 10 रूल्स तक देखें, और 10 रूल हमारा बेसिक रूल्स भी कहलाता है। 10 रूल्स के बाद हम लोग फिर आगे वर्कआउट करेंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए तो हम लिखना शुरू करते हैं। लिखिए, दी IUPAC कमिटी जो था आपका, द IUPAC कमिटी, इन्होंने क्या किया? कुछ रूल सेट किया, कुछ रेगुलेशन सेट किया। क्लियर है? तो IUPAC कमिटी हैज सेट, क्या सेट किया? तो सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। क्या सेट किया? सम रूल्स एंड रेगुलेशंस। IUPAC कमिटी हैज सेट सम रूल्स एंड रेगुलेशंस, जिस रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग ओबे करते हैं, ओबेइंग उसी रूल्स एंड रेगुलेशन को ओबे करते हुए, ओबेइंग दीज, वी क्या करते हैं हम लोग? लिखते हैं। वी राइट नेम फॉर, वी राइट नेम फॉर ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम फॉर ए गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हो गया आपका। क्लियर? द IUPAC कमिटी हैज सेट सम रूल्स एंड रेगुलेशन, obeying these we write name for a given organic compound। तो अब हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ लेते हैं। तो अगला हमारा हेडिंग होगा रूल्स एंड रेगुलेशन, मतलब सीधी सी बात है इंस्ट्रक्शंस। लिखिए, INSTRUCTIONS, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस क्या होगा भाई? तो रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। रूल्स एंड रेगुलेशंस, इंस्ट्रक्शंस मींस रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये हमारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होगा। क्लियर है? ये हमारा हेडिंग होगा, और अप टू 30 रूल्स तक हम लोग चलेंगे। तो सबसे पहले हम रूल नंबर 1 देखते हैं। देख, बहुत आसान है बाबू, बस समझना, बहुत आसान है। रूल नंबर 1 देखो, रूल नंबर 1 क्या कहा? रूल नंबर 1 ये कहा कि द नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। मतलब साफ है, कोई भी कंपाउंड होगा
ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, कार्बन होगा उसमें। तो कार्बन की जितनी संख्या होगी वो डिपेंड करता है उसके नेमिंग के लिए। आई बात समझ में? क्या लिखे हम लोग? द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, द नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड is given on the basis of बहुत आसान है भाई समझना, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। समझिए, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स present in the compound। मतलब किसी भी कंपाउंड में जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसके अकॉर्डिंग उसका नाम होगा। पहली बात है, यह हमारा रूल नंबर 1 कहता है। मतलब अगर एक कार्बन होगा, ऐसा हम लोग प्रीवियस क्लास में भी पढ़े हैं, एक कार्बन के लिए मेथ, 2 कार्बन के लिए इथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, ऐसे याद है ना, मेथ, इथ, प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑप, नॉन, डेक। इस तरह से हम लोग कार्बन की संख्या के आधार पर उसका नेमिंग करेंगे। ये हमारा रूल नंबर 1 कहता है। मतलब इससे हमको प्रीफिक्स मिलेगा। तो क्या मिलेगा? प्रीफिक्स मिलेगा। प्रीफिक्स समझते हैं ना, जो किसी भी शब्द के पहले लगता है दैट्स कॉल्ड प्रीफिक्स, और जो किसी शब्द के बाद में लगता है उसको हम लोग सफिक्स बोलते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी ग्रामर में या इंग्लिश ग्रामर में हम पढ़े होंगे, तो प्रीफिक्स और सफिक्स पढ़े होंगे। तो जो प्रीफिक्स देता है वो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग देता है, और ये हमारा रूल नंबर 1 भी है। तो सीधी सी बात है, अगर हम ऐसा लिखे द प्रीफिक्स किसके लिए प्रीफिक्स भाई? तो फॉर नंबर ऑफ कार्बन, प्रीफिक्स फॉर नंबर ऑफ कार्बन्स इज गिवन एज। कैसे होगा भाई प्रीफिक्स? तो सीधी सी बात है, समझिएगा इन चीजों को। अब देखो, मैं यहां पे लिखता हूं, एक कार्बन अगर होगा तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? मेथ यूज करेंगे, METH, मेथ यूज करेंगे। 2 कार्बन होगा उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इथ। 3 कार्बन होगा उसके लिए क्या हम लोग यूज करेंगे? प्रोप। 4 कार्बन होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे? ब्यूट। 5 कार्बन होगा उसके लिए क्या करेंगे? पेंट। ठीक है। 6 कार्बन होगा उसके लिए क्या यूज करेंगे? हेक्स। 7 कार्बन होगा क्या यूज करेंगे? हेप्ट। 8 कार्बन होगा क्या यूज करेंगे? ऑक्ट। पता होगा आपको, कुछ लोग बोल रहे होंगे। 9 कार्बन के लिए क्या होगा? नॉन। और 10 कार्बन के लिए क्या होगा? डेक। ये होता है हमारा 10 कार्बन तक की बातें। क्लियर है? अब देखो, बेसिक में अप टू 10th लेवल तक मुझे इतना ही सिखाया गया था, आपको इतना ही सिखाया गया था, लेकिन अब चूंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमें कुछ और भी सीखना जरूरी है, और ये इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो, हम लोग बचपन में क्या पढ़ते थे? 10 से 11, 10 2 12, या 10 1 11, 10 to 12, इस तरह से कुछ। ठीक है। हाँ, CBSE वाले बच्चे बोल रहे होंगे कि भाई सर तो आप तो 10 होता, हम लोग भाई 10 से 11 वाले हैं। 15 छक्का 90, 30 75, दाम चौके 60 वाले लोग हैं हम लोग। ठीक है। तो हाँ, यूनिक है ना। हम लोग के टाइम में टेबल पड़ा 15, 15 के 15 दूना 45, 15 के 15 15 30, 30 45, चौके 60, दाम 75, छक्का 90, एंड सो ऑन, समथिंग लाइक दिस। तो 10 कार्बन के लिए क्या हो गया आपका? डेक। अब बेटा देख, सीधी सी बात है, देखो यहां पे 11 कार्बन के लिए क्या होगा? अनडेक। ओके, अनडेक। 12 कार्बन के लिए क्या होगा? तो डोडेक। एक बार 12th में पूछे हुआ था। 12 कार्बन के लिए होगा तो उसका क्या नाम होगा? डोडेकेन होगा। हम आगे सिखाएंगे डोडेक, तो डोडेक पता होना चाहिए। 13 कार्बन के लिए क्या होगा? तो ट्राइडेक हो जाएगा, ट्राइडेक। 14 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? टेट्राडेक, TTRA, टेट्राडेक। 15 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? देखो, पेंटाडेक। ऐसे ही आपका 16 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? 16 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? तो पेंटा के बाद हेक्साडेक, HEX से हेक्साडेक।
17 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो हेप्टाडेक, हेप्टाडेक। 18 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टाडेक, ऑक्टा। 19 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, नोनाडेक, नोनाडेक। और 20 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इकोस, EICOS, इकोस। सीधी बात है भाई, ये 20 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, इकोस। अब एक बात देख बेटा, जैसे डेक था ना, 10 का डेक था, तो आपने क्या किया, आपने क्या किया, अनडेक लगाया 11 कार्बन के लिए, डोडेक लगाया 12 कार्बन के लिए, ट्राइडेक लगाया 13 कार्बन के लिए, टेट्राडेक लगाया 14 कार्बन के लिए। तो सर ऐसे ही क्या, ऐसे ही क्या 21 कार्बन के लिए अनइकोस होगा, बिल्कुल होगा। 22 कार्बन के लिए डो इकोस होगा, बिल्कुल होगा। ट्राइकोस, टेट्रा, पेंटा, समथिंग। समझ रहे हैं आप, मतलब सीधी सी बात है भाई, अगर हम 21 कार्बन के लिए लिखे तो क्या लिखेंगे, अन, EICOS, अनिकोस। 22 कार्बन के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, डोइकोस, डोइकोस। 23 कार्बन के लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ट्राइकोस। अब क्यों मैं लिख रहा हूं तुमको पता है ना, लिख लोगे, टेट्राइकोस, पेंटाइकोस। मतलब सिमिलरली अब 30 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, तो लिखते हैं ट्राइकोंट, ट्राइकोंट। 30 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ट्राइकोंट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर 31 कार्बन के लिए लिखेंगे तो अनट्राइकोंट, दो ट्राइकोंट, ट्राई, ट्राइकोंट। समझ में आ रहा है आपको, मतलब साफ है। अगर हम सिर्फ क्या लिख ले, चलो पहले स्क्रीनशॉट ले लो अगर पॉसिबल है तो इसका, या लिख लिए हो तो कोई बात नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका जल्दी जल्दी, फिर हम इसको मिटाते फिर आगे चलते हैं। होप सो आपने ले लिया होगा, थैंक यू। चलो आगे आ जाओ। देख बेटा इसका मतलब क्या है, मैं ऊपर वाले को मिटाता हूं, ठीक है, मैं ऊपर वाले को मिटाता हूं क्योंकि मुझे कुछ लिखना है। इसका मतलब साफ है कि अगर हम सिर्फ 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक का लिख ले तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेडिकल में एक बार 65 कार्बन के लिए पूछे हुआ था क्वेश्चन। सीधी सी बात है, मतलब सीधी सी बात है। यहां पे आप देखो, अगर हम ऐसा लिख ले कि जैसे देखो 10 कार्बन के लिए क्या था आपका, डीसी डेक। 20 कार्बन के लिए क्या हो गया आपका, इकोस। 30 कार्बन के लिए क्या हो गया आपका, तो ट्राइकोंट। आई बात समझ में, क्या हो गया आपका, ट्राइकोंट। 40 का देखा कि टेट्राकोंट, मतलब देखो इधर जो है ना ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना, सब में कॉन्ट कॉन्ट लगा देंगे। कैसे देखो 40 कार्बन है ना बेटा, तो है TETRA टेट्रा और CONT कॉन्ट, एक कॉन्ट सब में लगाते हैं। 50 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो PENTA पेंटा, CONT कॉन्ट हो जाएगा। ऐसे ही अब 60 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 60 कार्बन के लिए हो जाएगा हेक्सा कॉन्ट, HEX से हेक्सा, CONT कॉन्ट। भाई 70 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो हेप्टा कॉन्ट, HEPTA हेप्टा, CONT कॉन्ट। सर 80 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो ऑक्टा कॉन्ट, ऑक्टा, CONT कॉन्ट। 90 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो नोना कॉन्ट, नोना, CONT कॉन्ट। और फाइनली अगर हम बात करें 100 मतलब 100 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, देख लो। अगर हम बात करते हैं 100 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, तो DECA डेका, CONT कॉन्ट। तो अब एक बात बताओ, अगर तुमको कोई लिखना हो, जैसे सपोज करो मैं अभी 65 कार्बन की बात किया था ना, अगर 65 की बात करता हूं मैं, अगर मैं 65 कार्बन का नाम की बात करूं कि भाई इससे क्या लिखेंगे, तो 65 है, पहले तो 65 है। तो आप यहां पे देखो ना, यहां से देख लो ना भाई, यहां से देख लो जो चीजें हैं तो आपका यहां है। पहले तो पेंटा डेक, डेक किसके लिए था, 10, 10, 5, 15, 10, 5, 15 तो था आपका पेंटा डेक। तो यहां पे क्या हो जाएगा देखो, तो हो जाएगा PENTA पेंटा, HEX से हेक्सा, CONT कॉन्ट। तो पेंटा हेक्सा कॉन्ट ये हो जाएगा आपका 65 कार्बन का। 12 कार्बन एक बार पूछा था 12th में, तो आपको पता है DO डो डेक हो जाएगा, डोडेक। एन लगता है वो बात की बात है, मैं रूल नंबर 2 पे अभी आऊंगा, डोंट टेक टेंशन। ऐसा नहीं कि ये मेथेन तो होगा ही भाई, सही बात है, आपके दिमाग में मेथेन, इथेन, प्रोपेन होगा। रूल नंबर 2 का वेट करो, सब रूल अगर एक ही में हो जाता तो फिर 30 क्यों बोलता रूल आपको। तो आई होप सो रूल 1 में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। देख लो, ले लो स्क्रीनशॉट। तो देखो रूल नंबर 1 क्या दिया था आपको, प्रीफिक्स दिया था, ठीक है। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर 2 पे।
आराम से समझिएगा। रूल नंबर 2 देखो, रूल नंबर 2 क्या देगा? सफिक्स देगा, बाद वाला देगा सफिक्स, वही मेथेन की बात जो आप कर रहे थे वही देगा। मतलब यूं समझो, यहां देखो, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड हो तो ऐसे कंडीशन पे आपका एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन, ये सफिक्स लगाते हैं। क्लियर है? तो ये हम लोग सफिक्स लगाते हैं। ये है आपका रूल नंबर 2। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो इन, कार्बन का डबल बॉन्ड होगा तो इन, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन सफिक्स लगाते हैं। दिस इज रूल नंबर 2। तो पहला से आया था प्रीफिक्स और दूसरा से आएगा सफिक्स। अब जैसे एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखो, जैसे देखो ध्यान से, यहां अगर कार्बन 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 ये हो गया, अब आप बोलोगे सर ये तो टेट्रावैलेंट होता है तो चार क्यों नहीं लगा? लगा है भाई, लगा है, सबके पास हाइड्रोजन है, सबके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। लेकिन चूंकि मुझे समझना होता है इसलिए हाइड्रोजन को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, और हाइड्रोजन को इग्नोर करके हम लिखते हैं, नहीं तो पता चलेगा हाइड्रोजन लगाने में ही हम लोग रह जाएंगे, इसलिए हम लोग हाइड्रोजन नहीं लगाते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे दो चीजें, इसका नाम लिखने के लिए प्रीफिक्स होगा और सफिक्स, दो चीजों की जरूरत होगी आपको, प्रीफिक्स की जरूरत होगी और सफिक्स की जरूरत होगी। तो प्रीफिक्स आएगा कहां से? रूल नंबर 1 से, और रूल नंबर 1 में क्या क्या? कार्बन गिनो तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के लिए प्रीफिक्स क्या हो जाएगा? पेंट, रूल नंबर 1। और चूंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा आपका? सफिक्स हो जाएगा एन, इसका अर्थ इसका नाम हो जाएगा आपका क्या? पेंटेन। क्लियर है? अब ऐसे एक डबल बॉन्ड वाला देख लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन 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 है, ऐसा है, मैं H नहीं लगा रहा हूं। अच्छा, आपको लगाने का मन है तो देखो यहां पे एक बात समझो, यहां पे दो ऑलरेडी इसका बन चुका है, इसलिए यहां पे 2 H ही होगा, एक H होगा, 2 H होगा, H होगा, H होगा, 2 H ही होगा, पूरा गया। इसके पास एक H ही होगा, देखो ध्यान से, क्योंकि 1 2 3 4 हो गया, यहां पे H H होगा, 4 को इसका भी पुराना है और इसका भी पुराना है तो 4 होगा, H होगा, H होगा। हालांकि मैं अगले रूल से, इस रूल के बाद मैं H नहीं लिखूंगा, आप एज्यूम करना H के बारे में, कार्बन क्या होता है आपका? टेट्रावैलेंट होता है, तो इस रूल के बाद आप एज्यूम करना, मैं CC डायरेक्ट ही लिखूंगा। अब देखो इसका नाम लिखना है भाई, तो सीधी सी बात है सर, दो चीज फिर लाइए ना, प्रीफिक्स पहले लाइए, और प्रीफिक्स आएगा रूल नंबर 1 से। 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 के लिए आप वहां पढ़े थे ब्यूट, और सफिक्स आएगा रूल नंबर 2 से। 2 है तो क्या लिखेंगे? इन, क्या हो जाएगा? इन, तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटीन। क्लियर है? अब एक और ट्रिपल बॉन्ड वाला देख लीजिए, चलिए देख लेते हैं। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कार्बन, ज्यादा कार्बन लेने का मन ले लो, कुछ भी ले सकते हो। अब मान लो सपोज करो इसको देखो आप, H H H, यहां पे H एक ही होगा, यहां पे तो एक ही H होगा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन हमारा क्या होता है? टेट्रावैलेंट होता है, 4 गो हाथ होता है कार्बन को, 4 गो हाथ, तो देखो सब कार्बन का 4 गो हाथ है, 3 गो हाथ या 1 गो हाथ या, अच्छा इसमें तो 5 हो गया, इस कार्बन का देखो, इस कार्बन का देखो नहीं होगा ये, क्योंकि इस कार्बन का भी 4 गो हाथ होना चाहिए था, 1 2 3 4, 4 गो हाथ हो गया, 1 2 3 4 4, इस कार्बन का भी 4 हाथ, इस कार्बन का भी 4 हाथ, वो H नहीं होता, वो एक्स्ट्रा H आ गया था। तो इसका देखो क्या करेंगे, अब इसका फिर से लिखेंगे प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स कहां से आएगा भाई? रूल नंबर 1 से। तो 3 के लिए क्या होता? प्रोप, PROP, प्रोप, और सफिक्स कहां से आएगा? रूल नंबर 2 से। तो सफिक्स क्या हो जाएगा? आइन, देखो 3 कार्बन के लिए आइन, YNE आइन, तो नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपाइन। क्लियर है? समझ में आया ये बात? तो पहला रूल दिया था सफिक्स और दूसरा रूल दिया था प्रीफिक्स, कर लिया आप इसको, तो 2 रूल हमारा हो गया कंप्लीट। 1-2 रूल और हम लोग आज देखेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि आपको धीरे धीरे आपको स्टार्ट कराया जाए, ऐसा नहीं कि एक ही दिन इतना दे दिया जाए कि फिर प्रॉब्लम हो जाए। तो एक लेक्चर में हम लोग इतना कुछ लाएंगे। एक रूल को और देखते हैं हम लोग, ठीक, फिर हम लोग देखेंगे आगे फर्दर। अब एक बात देखो, हम लोगों ने 2 रूल देख लिया। फर्स्ट रूल दिया था हमें सफिक्स
और वो क्या था, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग। सेकेंड रूल क्या दिया हमें, प्रीफिक्स। चलिए ये देख लिया आप लोग। तो दो रूल अभी तक हम लोग देख चुके हैं। पहला रूल हमें क्या दिया था, प्रीफिक्स, और दूसरा रूल क्या दिया, सफिक्स। कोई दिक्कत नहीं, पहला प्रीफिक्स, दूसरा सफिक्स। होप सो आप लिख लीजिए, देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थैंक यू। अब हम लोग आते हैं रूल नंबर थर्ड। काफी इंपॉर्टेंट रूल है रूल नंबर थर्ड हमारा, ठीक है। तो सर अभी तक आपने क्या देखा, प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग एंड सफिक्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के अकॉर्डिंग। अब चलो रूल नंबर थर्ड। देखो एक बात समझना, एक बात समझना, पहले एग्जांपल से समझो, फिर उस बात को लिखवाएंगे आपको हम। रूल नंबर थर्ड, और ये आज का लास्ट रूल भी होगा, फर्स्ट लेक्चर का लास्ट रूल। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग 3 रूल को देखेंगे, सेकेंड लेक्चर में फिर हम लोग और रूल को देखेंगे। तो इस रूल को समझना। देखो कहता ये है कि अगर कार्बन 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 कार्बन, इस टाइप का कोई भी कार्बन, H लगा होगा, मैंने बताया भी था कि नेक्स्ट रूल में H की बात हम नहीं करेंगे, H एज्यूम कर लेना आप। इसका अगर नाम लिखे तो देखो 1 2 3 4 5 6, तो हेक्स, और चूंकि सिंगल बॉन्ड है तो हेक्सेन। ये नाम मैंने लिखा, ये नाम मैंने लिखा। अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। कार्बन 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 कार्बन, यहां पे है कार्बन। अगर ऐसा हो जाए, या एक और कार्बन लगा देते, कैसा लगाते, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में ये कहता है कि अगर कार्बन हमारा स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, स्ट्रेट चेन, देखो ये स्ट्रेट चेन था, स्ट्रेट चेन कंपाउंड था, और इसमें क्या है, ब्रांच चेन कंपाउंड है। तो कहता है कि जब स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा तो सारा कार्बन एक साथ हम लोग ले लेंगे, ऑल कार्बन आर काउंटेड टुगेदर कर लेंगे उसको। लेकिन जब वो इस तरह से ब्रांच चेन होगा सॉरी जब ये ब्रांच चेन होगा तो कहता है क्या, ओनली लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज टेकन एज पेरेंट कार्बन चेन। तो देखो ये सबसे लंबा था ना, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी तो साथ ही था, इसमें भी साथ ही था। तो इसको कम कर लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, एक और कर लेते हैं कम, या इसी में एक और बढ़ा लीजिए। चलिए इसको बढ़ा लीजिए, ज़्यादा अच्छा है, आपको समझने में सुविधा होगी। ये ऐसा हो गया। अब एक बात बताओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक चैन में 6 गो है, एगो में 7 गो है, एक में 8 है। तो ऑब्वियस सी बात है 8 वाला हमारा क्या हो जाएगा, पेरेंट कार्बन चैन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, PARENT, पेरेंट कार्बन चैन। ये हमारा हो जाएगा पेरेंट कार्बन चैन, और ये जो बच जाएगा ये हमारा हो जाएगा ब्रांच चैन, ब्रांच कार्बन चैन। क्लियर है, काफी इंटरेस्टिंग है। ब्रांच कार्बन चैन, पेरेंट कार्बन चैन। तो अब क्या कहता है कि सिर्फ जब स्ट्रेट कार्बन चेन होगा तो सारा कार्बन एक साथ लेंगे, लेकिन जैसे ही ब्रांच कार्बन होगा तो ओनली लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन इज टेकन एज पेरेंट कार्बन चेन, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा ब्रांच कार्बन चेन। और ब्रांच कार्बन चेन के लिए हम लोग वाइयल सफिक्स लगाते हैं। क्या लगाते हैं, वाइयल सफिक्स। वाइयल सफिक्स, वाइयल सफिक्स किसके लिए लगाते हैं, तो ब्रांच चेन के लिए, ब्रांच चेन के लिए वाइयल सफिक्स लगाते हैं। इसके लिए तो लगेगा ही लगेगा, जो ऊपर वाला था। अब देखो ये अभी इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो 2 कार्बन है तो इथ हो जाएगा, तो देखो ETH, इथ तो होगा, और इसमें सफिक्स क्या लगेगा, इथाइल। मैंने अभी तुरंत बनाया कि ब्रांच के लिए क्या सफिक्स लगता है, वाइयल सफिक्स लगता है, तो इथाइल। और अब ई चूंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 है तो ऑक्ट, और चूंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन, ये हो जाएगा इसका नेम, इथाइल ऑक्टेन। इथाइल ऑक्टेन क्या नाम हो जाएगा, इथाइल ऑक्टेन। ये ब्रांच है। सर यहाँ पे 1 होता तो क्या होता, मिथाइल, 3 होता तो क्या, प्रोपाइल, 4 होता तो क्या होता, ब्यूटाइल। मैं करूंगा, बहुत सारा एग्जांपल करूंगा, लेकिन अभी इस बात को समझना है। तो इस बात को लिखवा देते हैं, आप फिर एग्जांपल लिखवाएंगे। आई बात समझ में, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, अगेन हम लोग लिखेंगे। रूल्स पहले लिखते हैं। देखो समझ लेने के बाद ना लिखना आसान रहता है। जैसे रूल समझ में आ गया, रूल क्या समझ में आ गया, रूल क्या समझ में आ गया, तो सर रूल समझ में आ गया
कि अगर कार्बन का चेन स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा तो ऑल कार्बन्स को काउंटिंग टुगेदर करेंगे, लेकिन ब्रांच कार्बन चेन होगा तो देखेंगे कि कौन से ब्रांच में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, और जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन वाला होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन लेंगे, और जो बच जाएगा क्या करेंगे, ब्रांच कार्बन चेन लेंगे, और ब्रांच के लिए क्या करेंगे, YL सफिक्स लगाएंगे। क्लियर है? इस बात को लिख लेते हैं, तो लिखिए रूल नंबर 3, लिखिए ऑल कार्बन्स जितने भी कार्बन्स है, ऑल कार्बन्स ऑफ ए कंपाउंड, all carbons of a compound are counted together क्या करेंगे, all carbons of a compound are counted together only when it is a straight chain compound। ठीक है, सारा कार्बन्स को कब करेंगे, एक साथ लेंगे जब क्या होगा, स्ट्रेट चेन कंपाउंड होगा। बट इफ द कंपाउंड इज कैसा होगा कंपाउंड, तो ब्रांच चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड चेन कंपाउंड, तब क्या करेंगे, then all carbons are not counted together only longest and continuous carbon chain is taken as parent carbon chain and remaining carbon chain is treated as ब्रांच कार्बन चैन। क्या किया जाएगा, उसको ब्रांच कार्बन चैन की तरह ट्रीट किया जाएगा, किसको, रिमेनिंग कार्बन चैन को। नोट में क्या लिख लेंगे, फॉर ब्रांच्ड कार्बन चैन YL सफिक्स is added with prefix। क्लियर है भाई, क्या ऐड किया जाएगा, YL सफिक्स इज एडेड विथ प्रीफिक्स। YL सफिक्स को ऐड किया जाएगा किसके साथ, प्रीफिक्स के साथ। अब चलिए इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं, खत्म आज का ये लेक्चर, फिर हम लोग लेक्चर 2 में करेंगे बात आगे की। एग्जांपल लिख लेते हैं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कार्बन है, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड है, क्या है, इसके नीचे लिखेंगे STRAIGST, स्ट्रेट चैन कंपाउंड। तो सर जी आपको तुरंत मैंने बताया, रूल में क्या बताया, देखो कि ऑल कार्बन्स आर काउंटेड टुगेदर ओनली व्हेन इट इज ए स्ट्रेट चेन कंपाउंड। तो सारा एक साथ लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 इसका नाम क्या हो जाएगा, हेक्सेन। क्लियर है, नाम हो गया हेक्सेन। लेकिन अगर ब्रांच चेन कंपाउंड का एक एग्जांपल लेते हैं, चलिए कार्बन है, अगर छोटा सा ले लेते हैं, कार्बन है, ये अकॉर्ड कर लेते हैं, ये आपका कार्बन है, ये आपका कार्बन है, लो हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6, ये एग्जांपल हम लोग किए थे। तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे लंबा और कंटिन्यूअस कार्बन चेन होगा उसको हम क्या करेंगे, पेरेंट कार्बन चेन, और जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, ब्रांच कार्बन चेन। इस बात को लिख भी लेंगे, ये क्या है आपका, तो पेरेंट कार्बन चेन। क्लियर है, ये क्या है आपका, तो ब्रांच चेन। है
अब आपको मैंने क्या बताया। अच्छा एक और बात याद रखना, हमेशा बाल बच्चा सबका नाम पहले आता है, बाप मतारी बाद में आते हैं। तो ये पैरेंट कार्बन चेन है, बाद में आएगा, बाल बच्चा का नाम पहले आ जाएगा, ब्रांच पहले लिखाएगा। तो देखो 2 कार्बन है तो आपको ही पता है प्रीफिक्स ETH, इथ में YL लगाएंगे, इथाइल। और चूंकि 8 वो कार्बन है तो क्या हो जाएगा OCT, ऑक्ट, और सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो ऑक्टेन। तो ये हो गया आपका रूल नंबर 3 के कारण आपका। तो आज की क्लास को अगर हम समअप करें तो 3 से 4 लाइनों में समअप करते हैं। पहला 1 लेक्चर 1 ऑर्गेनिक क्लास का 1 जो लेक्चर था आपका, जो नोमेनक्लेचर था, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पढ़ा क्या कि नेमिंग करने के लिए IUPAC कमेटी ने कुछ रूल्स दिया। और सबसे पहले 1892 ईस्वी में जेनेवा में एक मीटिंग हुई जिसके अकॉर्डिंग कुछ रूल सेटअप हुआ, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग नेमिंग करते हैं। टाइम टू टाइम मॉडिफिकेशन हुआ, 1999 में लास्ट मॉडिफिकेशन हुआ और उस मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग रूल्स का हम लोग पालन करते हैं और किसी का नाम लिखते हैं। रूल्स लिखने के लिए हम लोग ने आपको बताया कि 30 रूल पढ़ना है आपको, जिसमें 3 रूल आज लेक्चर 1 में आपको पढ़ाया गया। पहला रूल क्या था, प्रीफिक्स के लिए था, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन को कंसीडर करना था कि 1 कार्बन के लिए मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रोप, ऐसा कुछ आएगा। फिर हम लोगों ने आगे रूल नंबर 2 पढ़ा, जो हमें क्या दिया था, सफिक्स दिया था। और उस सफिक्स के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या देखा कि सिंगल सिंगल बॉन्ड होगा तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आइन लगेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा। फिर हम लोगों ने रूल नंबर 3 क्या पढ़ा कि अगर स्टेट कार्बन चेन होगा तो सारा कार्बन को एक साथ काउंट कर लेंगे, लेकिन जैसे ही ब्रांच होगा तो सारा कार्बन एक साथ नहीं लेंगे, ओनली लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस कार्बन चेन वाला लेंगे। पेरेंट कार्बन चेन जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, ब्रांच चेन। और ब्रांच के लिए क्या लगाएंगे, YL सफिक्स लगाएंगे। और जो पेरेंट कार्बन चेन होगा उसका नेमिंग करेंगे रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। क्लियर है? तो देख लीजिए, इसमें अगर कुछ है तो आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, इसका लिख लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग लेक्चर 2 में नेक्स्ट डे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।